हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का बुक 1। इसमें चैप्टर 1 देखेंगे, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पार्ट 2 है यह वीडियो का। देख सकते हैं यहाँ लिखा गया पार्ट 2। इसमें हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे मानव भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल के शाखाएँ क्या है, उपक्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद और नव निश्चयवाद। जो मानव भूगोल की विचारधाराएं हैं 3 निकल कर आती है, पर क्या है इसे देखेंगे इस वीडियो में। पूरा नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो देख सकते हैं, पहले भौगोलिक विचारधारा देख लेते हैं क्या है। तो भूगोल में जो है बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, आप भी जानते होंगे, और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंध के बारे में जो अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हें ही भौगोलिक विचारधारा मान्यता दिया गया। पहला होता है भौगोलिक विचारधारा नियतिवाद या फिर निश्चयवादी विचारधारा, दूसरा संभववाद और तीसरा नव निश्चयवाद विचारधारा। टोटल 3 है, इसमें हम लोग तीनों को पढ़ने वाले इसमें। तो पहला देखते हैं नियतिवाद या फिर पर्यावरण निश्चयवाद जिसे बोला जाता है, इसे दूसरे भी नाम है। तो प्रारंभ में जो मानव होता था वह आदिम अवस्था में था, यानी कि जंगलों में निवास करता था और बिना कपड़े के रहता था, यानी कि पत्तों उत्तों को कपड़ा बना के। और उसने प्रकृति के अनुसार जो है स्वयं को ढाल लिया समय के बीतते समय। इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर जो निम्न था, यानी कि उस समय में जब आदिकाल मानव थे तो मानव विकास भी बहुत कम हुआ था और मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था, उसकी प्रचंडता से डरता था, यानी कि मानव प्रकृति की हर बात को मानता था। संसाधनों के लिए जो मानव सदा प्रकृति पर निर्भर रहता था, अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुसार ही सभी कार्य करते थे आदि मानव। रेडजेल ने अपनी पुस्तक जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें प्रकृति को प्रधान माना है और मानव को प्रकृति का अनुयायी बतलाता है, यानी कि मानव जो है प्रकृति के अनुसार ही बदलते जाता है। इस विचारधारा के समर्थन देते हुए जो है रेडजेल के शिष्य एलन चर्चिल सैंपल ने बताया कि मानव भूतल की उपज और प्रकृति सर्व है, यानी कि मानव भूतल का उपज है और प्रकृति सबसे श्रेष्ठ है। इसका समर्थक भी बहुत सारे भूगोलवेत्ता किए हैं, जो यह विचारधारा निकल कर आया था नियतिवाद और पर्यावरणीयवाद। तो इसमें रेडजेल, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, हैकल, यह सब जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने विचारधारा का समर्थन किया। और फिर एस्ट्रेबो एमलबर्ट जो रोम के भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। और एल्सवर्थ हेटिंगटन जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने भी समर्थन किया। इसे मानव का प्रकृतिकरण भी कहा जाता है। अब दूसरा विचारधारा था संभववाद। इसमें जो है पर्यावरण के बाद आगे क्या बीतते गए उसके अनुसार इसे निकाला गया। तो संभववाद शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता लुसियन फेब्रे ने किया था, तथा इसकी व्याख्या अपनी पुस्तक यानी कि इतिहास की भौगोलिक भूमिका इसमें किया गया है लुसियन फेब्रे के द्वारा। उन्होंने संभववाद को स्पष्ट करते हुए कहा कि कभी भी अनिवार्यता नहीं बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है। कभी भी अनिवार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि संभावना विद्यमान है। मनुष्य इनके स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है। संभववाद विचारधारा का जो प्रतिपादन है वह फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास ने किया है, और इसका शब्द का प्रयोग लुसियन फेब्रे ने किया था संभववाद, लेकिन इसका व्याख्या जो है विडाल डी ला ब्लास के द्वारा किया गया है। और इसका व्याख्या करते हुए मनुष्य को प्रधान माना गया और प्रकृति को जो है उपदेशी का माना गया। इसमें मनुष्य के जो है विवेक, कौशल और क्रियाकलाप को अधिक महत्वपूर्ण माना गया कि मानव कुछ भी कर सकता है अपने अनुसार। इसके समर्थक जो है ब्रून्स, डिमांजिया, यह सब फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। कार्ल सावर, ईसा बोमेन जो है वह अमेरिकी भूगोलवेत्ता है। इसमें क्या परिवर्तन आए संभववाद में, तो देख सकते हैं समय के साथ मनुष्य का विकास हो गया और अब वह प्रकृति से नहीं डरने लगा मानव जो था। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा, यानी कि कपड़े बनाकर पहनने लगा। पहले आदि मानव थे तो उससे धीरे धीरे अच्छे विकास होने लगा। अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने भी लगा और अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगे थे और प्रकृति ने प्रौद्योगिकी का विकास भी किया। और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना, तो यह मानव का देन है और इसे कहा गया है प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ देख सकते हैं प्रकृति का मानवीकरण, उसे मानव का प्रकृतिकरण कहते थे, इसे प्रकृति का मानवीकरण कहा गया। अगला देखिए तीसरा, तो नव निश्चयवाद। इसका एक और नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। इसे ट्रैफिक लाइट की सहायता से बताया जाता है। तो अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर याद रखिएगा, एक संशोधित भौगोलिक विचारधारा का प्रतिपादन किए हैं, जिसे नव निश्चयवाद या फिर रुको जाओ निश्चयवाद कहा गया।
इन्होंने ट्रैफिक लाइट का उदाहरण देकर इस विचारधारा को समझते हुए कहा है कि मानव प्रकृति रूपी ट्रैफिक लाइट का सहारा लेकर अपनी सूझबूझ से गतिविधियों को क्रियान्वयन करता है। मानव जो होता है वह समर्थन इसमें क्या है, तो कार्ल सावर, हर्बर्टसन और हंटिंगटन यह समर्थन किए कि हाँ मानते हैं इस विचारधारा को हम भी। इसकी क्या मान्यताएं रखी गई थी, तो यह नई संकल्पना तो जो है वह नितांत है, यानी कि पूरी तरह पर्यावरण निश्चयवाद है और न ही पूरी तरह संभववाद है, यानी कि दोनों का बीच का रास्ता। मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर मानव अधिक प्रकृति पे दोहन करता है तो उसे फिर हानि होना स्टार्ट हो जाएगा। यह दो विचार जो है वह पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता निकाला गया है। रुको और जाओ। अब देखते हैं हम लोग नियतिवाद और संभववाद में क्या अंतर हुए हैं उसे। यह 3 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं और 3 अंतर भी लिखा गया। पहला था कि यह विचारधारा जर्मन भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रकाश में लाया गया था नियतिवाद, और संभववाद जो है वह फ्रांस के भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया है। दूसरा अंतर है नियतिवाद में कि यह नियतिवाद जो है फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा प्रकाशित किया गया है, लेकिन संभववाद विडाल लीला ब्लास के द्वारा। तीसरा है नियतिवाद में प्रकृति प्रेमी थे, इन्होंने प्रकृति को प्रधान माना था, लेकिन संभववाद में मानव को प्रधान माना गया और प्रकृति को जो है मानव का अनुगामी बताया गया। तो यही अंतर है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। धन्यवाद।